स्टूडेंट्स, कल हमने विश्व इतिहास की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि युद्ध से पूर्व क्या परिस्थितियां थीं, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य आपसी संबंध किस प्रकार के थे। आज हम उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी आखिर ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1914 में। तो आपके ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, टॉपिक डाल लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि युद्ध से पूर्व में क्या परिस्थितियां हुई थी। 1871 के बाद से 1914 तक विश्व के विभिन्न देशों में गुप्त संधियों, गुप्त गठबंधनों का दौर चला। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक माना जाता है। बिस्मार्क ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए गुप्त संधियों का दौर चलाया, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और विश्व के विभिन्न देशों ने अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए विभिन्न गुटों में शामिल होकर उनसे समझौते किए। और इस तरह से इन गुप्त संधियों के द्वारा क्या हुआ कि यूरोप का 2 सैनिक गुटों में विभाजन हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल अलायंस या ट्रिपल एंटा। तो इस तरह से ये 2 गुट बन गए, जिसमें विश्व के जितने भी देश थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये लोग, ऑस्ट्रिया है, ये सभी देश अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और उन्होंने समझौते किए। लेकिन इन गुटों की भावना एक दूसरे के प्रति विरोधी थी और ये गुट एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर थे और इन्हीं के कारण प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दूसरा पॉइंट है जर्मनी का सैनिक शक्ति के रूप में उदय। हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का महत्व बढ़ा यूरोप में। जर्मनी का उदय बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति के माध्यम से हुआ था, जिससे यूरोप में जर्मनी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था और जर्मनी का अस्तित्व जो था वो उसकी सैनिक क्षमता पर निर्भर था। धीरे धीरे करके जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बनना चाहता था और उसका सपना था कि वो विश्व की शक्ति बने। इसलिए उसने इंग्लैंड के समान, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, इंग्लैंड की नौसैनिक जो क्षमता थी वो काफ़ी मजबूत थी, तो जर्मनी भी चाहता था कि वो भी इंग्लैंड के समान अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाए। तो इसी के तहत जर्मनी ने अपने नौसैनिक कार्यक्रमों और योजनाओं की 1898 और 1907 में घोषणा की और इस बात का प्रयास किया कि उसकी नौसैनिक क्षमता बढ़े, सैनिक क्षमता बढ़े और इस तरह से सैनिक क्षमता बढ़ाने के प्रयास से विश्व के जो अन्य राष्ट्र थे वो भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए और यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जर्मनी को देखकर अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने लगे, जिसने आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव का माहौल पैदा किया। तीसरा है शस्त्रीकरण की होड़ या शस्त्रीकरण की प्रक्रिया का लागू होना। हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि किस तरह से जर्मनी ने अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया। तो सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेगा कोई भी देश? एक तो सैनिकों की संख्या में वृद्धि करेगा, दूसरा अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेगा, परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। तो जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्र भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। इस तरह से 1914 तक विश्व के विभिन्न देशों में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो गई। हालांकि इस प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास भी किए गए। 1899 में और 1907 में हेग में निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किए गए 2, जिसमें यह प्रयास किया गया कि
जर्मनी जिस तरह से हथियारों की संख्या में वृद्धि कर रहा है उन पर रोक लगाए, लेकिन इन सम्मेलनों के बावजूद भी हथियारों की होड़ जो थी वो समाप्त नहीं हुई और इसका परिणाम अंततः प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हमें सामने आया। अगला कारण है बच्चों केसर विलियम द्वितीय जो जर्मनी का शासक था उसकी नीतियाँ। जर्मनी में क्या था कि जो सिविल प्रशासन था उस पर सेना का अत्यधिक नियंत्रण था। सिविल प्रशासन और सैनिक प्रशासन के मध्य जब किसी बात को लेकर, किसी मसले को लेकर मतभेद की स्थिति होती थी तो वहाँ का शासक केसर विलियम द्वितीय हमेशा अधिकतर सेना का पक्ष लेते थे और उनकी नीति इस तरह से थी कि केसर विलियम द्वितीय और बिस्मार्क अपने जो भाषण होते थे, उनका जो व्यवहार होता था वो हमेशा उग्र और उत्तेजनापूर्ण होता था। वो प्रेस का प्रयोग विरोधी देशों को भड़काने के लिए करते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोप का जो वातावरण था वो खराब होने लगा। जर्मनी की छवि गलत तरह की देश की बनी और इससे उस समय यूरोप में आपसी भय, घृणा और संदेह का वातावरण तैयार हुआ जो एक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए सभी साधन यहाँ उपलब्ध थे। तो इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ बनी और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला प्रमुख कारण है बच्चों साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता की नीति को प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब ये इस नीति को हम किसी एक देश से जोड़कर नहीं देख सकते। विश्व के जो विभिन्न देश थे वो इस नीति से ग्रस्त थे। हम देखते हैं कि 1870 के दशक में जर्मनी, इटली और जापान के जब नई शक्ति के रूप में सामने आए तो इन्होंने के बाद साम्राज्यवादी ताकतों के बीच अफ्रीका के बंटवारे, चीन के प्रभाव क्षेत्रों को बांटने और प्रशांत महासागर में जो विभिन्न द्वीप थे उन पर अधिकार करने को लेकर इन देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। दक्षिणी अफ्रीका के बोअर युद्ध द्वारा जर्मनी व इंग्लैंड तथा जो सूडान का फसोदा कांड हुआ था में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध की काफ़ी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1904-1905 में जब जापान ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को परास्त कर दिया तो उसके बाद उसने अपनी साम्राज्यवादी जीवन की नींव तैयार कर ली। बाल्कन प्रदेश को लेकर रूस और ऑस्ट्रिया दोनों ही तुर्की के प्रभाव को समाप्त करके वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और अंततः जो ऑस्ट्रिया और रूस के हितों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई वो भविष्य में जाकर प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। 1900 से 1914 के बीच जर्मनी और इंग्लैंड के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो थी वो इतनी अधिक बढ़ गई थी कि दोनों देशों के राजनीतिज्ञ और जो वहाँ के उद्योगपति थे वो एक दूसरे का विरोध करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करने लगे। दोनों के मध्य संबंधों में काफ़ी कटुता आई। इस तरह से इंग्लैंड और जर्मनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने युद्ध के कारणों को प्रोत्साहित किया। इस तरह का माहौल तैयार किया कि दोनों देश एक दूसरे के विरोधी हो गए और दिनों दिन उनमें कटुता बढ़ती चली गई। अगला कारण है अल्सास और लोरेन के प्रश्न को लेकर विवाद। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी जिसमें अल्सास लोरेन के प्रदेश फ्रांस से लेकर के जर्मनी को दे दिए गए थे। तो इन दोनों क्षेत्रों को लेकर 1871 के बाद से ही फ्रांस
और जर्मनी के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि फ्रांस अपने इन दोनों महत्वपूर्ण प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखता था और दूसरी ओर बिस्मार्क ने इन प्रदेशों के कारण और फ्रांस को यूरोप में जो उसकी छवि थी फ्रांस की, उसको कमज़ोर करने के लिए गठबंधन की जो नीति अपनाई वो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। एक कारण हम देख सकते हैं, जो आर्थिक प्रतिद्वंद्विता की नीति थी 1900 से 1914 के बीच में, विशेषकर जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, कि दोनों देश एक दूसरे को व्यापारिक क्षेत्र में कमज़ोर बनाना चाहते थे, इस प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना चाहते थे। यदि हम शस्त्र निर्माण को देखें तो युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों ने दोनों देशों के मध्य कटुता बढ़ाने, गतिरोध बढ़ाने के पूरे प्रयास किए, ताकि शस्त्रीकरण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिले और उन उद्योगों को फ़ायदा मिल सके। अगला पॉइंट है बाल्कन संकट या बाल्कन युद्ध। बाल्कन से हम समझते हैं बच्चों कि 1912 में और 1913 में क्या हुआ कि दो बाल्कन युद्ध हुए और इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में अपना अहम योगदान दिया। बाल्कन क्षेत्र में सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना आदि जैसे, मोंटेनिग्रो, ग्रीस, यूनान आदि जैसे कई देश आते थे। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने अपने हितों को देखते हुए इन सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य विवाद की स्थिति हुई तथा ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य संबंध काफ़ी कटुतापूर्ण हो गए। जुलाई 1908 में टर्की में क्या हुआ कि नवयुवक तुर्क क्रांति का लाभ उठाकर 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र को पर अधिकार कर लिया। यहीं से जो बाल्कन क्षेत्र की समस्या थी उसका जन्म हुआ, क्योंकि क्या था कि इन दोनों क्षेत्रों पर जो अधिकांश जनता रहती थी, कहाँ पर, बोस्निया और हर्जेगोविना पर, इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकतर सर्ब जाति के लोग रहते थे। इसलिए सर्बिया क्या चाहता था कि उन क्षेत्रों पर वह उनका अधिकार हो, ना कि ऑस्ट्रिया का। तो इस घटना से नाराज होकर जो यह थी जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने हर्जेगोविना और इस पर अधिकार कर लिया था, तो उसने रूस और इंग्लैंड से सहायता प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में युद्ध की घटना टल गई। लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना को हड़प लेने के बाद यूरोप में जो संकट उत्पन्न हुआ, उससे बाल्कन क्षेत्र में समस्याएं निरंतर बढ़ती चली गई। सर्बिया में प्रेस पर नियंत्रण न होने से वहाँ पर निरंतर ऑस्ट्रिया विरोधी समाचार पत्र छपते थे। सर्बिया में कई गुप्त और आतंकी संस्थाएं और संगठन थे जो निरंतर ऑस्ट्रिया के विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते थे और इनका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया के उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी जाए ताकि समस्या का समाधान हो। इसके अतिरिक्त हंगरी में रोमानिया जो क्षेत्र था बाल्कन का, तो वहाँ पर रोमानिया वासियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इस कारण ऑस्ट्रिया और रोमानिया के मध्य विवाद था। दूसरी ओर रोमानिया जो था वो जर्मनी का मित्र था, ऐसे में जर्मनी की सहानुभूति रोमानिया के साथ थी। इधर दूसरी ओर जर्मनी को बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के निर्माण का एक ठेका प्राप्त हुआ था। इससे क्या हुआ कि जो ओटोमन साम्राज्य था टर्की का, उसमें जर्मनी का प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा
और रूस ने इसका विरोध किया। इस तरह से जर्मनी और रूस के मध्य भी मतभेद की स्थिति पैदा हुई। बाल्कन युद्ध में हम क्या देखते हैं कि इन युद्धों के फलस्वरूप एक तो हमें क्या दिखता है, ऑस्ट्रिया का विरोधी रूप दिखाई देता है। दूसरी ओर इन युद्धों के फलस्वरूप सर्बिया काफ़ी शक्तिशाली हो गया। ऑस्ट्रिया के साथ उसका तनाव काफ़ी बढ़ गया। रूस जो था वो सर्बिया का समर्थक था और दूसरी तरफ जर्मनी ऑस्ट्रिया का मित्र था। इस तरह से क्या हो रहा था इस माहौल में कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच अगर युद्ध छिड़ता है और जर्मनी तथा रूस युद्ध में शामिल होते हैं तो इनके साथ साथ यूरोप की अन्य शक्तियां भी इस युद्ध में भाग ले सकती थी, जिससे का परिणाम था कि एक भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता जिसमें विभिन्न राष्ट्र शामिल होते। इन्हीं परिस्थितियों में हम आगे का कारण देखेंगे कि मोरक्को का जो उत्तरी अफ्रीका का एक कमज़ोर देश था, मुसलमानी राज्य था और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र समझा जाता था। इसके अतिरिक्त मोरक्को से भूमध्य सागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मार्गों पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। तो इस चीज़ क्या थी बच्चों स्थिति कि मोरक्को की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और विश्व के जो विभिन्न महाशक्तियाँ थीं वो इस क्षेत्र के व्यापारिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर अधिकार करना चाहती थी। 1904